विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार सुरेश परिहार जी, सरदार कैलाश सिंह जी, इस आयोजन समिति के सूत्रधार और वरिष्ठ समाजशास्त्री प्रोफेसर शुक्ला जी, आज देश के एक श्रेष्ठ नायक श्री अर्जुन सिंह जी की स्मृति में इकट्ठा अर्जुन सिंह परिवार, उनके मित्र, उनके सहयोगी, अनुयायी, समाज और विद्यार्थी मित्रों, मेरे लिए बहुत अप्रत्याशित निमंत्रण था जब हमारे पुराने दोस्त और सहयात्री समाजशास्त्री शुक्ला जी ने अर्जुन सिंह जी की याद में चल रही व्याख्यान माला में आने का सुझाव दिया। मैं 7 दिन पहले राजगीर, जहां भगवान महावीर और भगवान बुद्ध का संवाद हुआ था, वहां था। फिर पटना था, परसों हैदराबाद था। तो तिथियां थोड़ी सी बन नहीं रही थी, लेकिन चूंकि अर्जुन सिंह जी जैसे श्रेष्ठ देश सेवक की स्मृति में श्रद्धा प्रकट करने का अवसर था और विषय ऐसा था जो देश के हर नागरिक के सरोकार की बात है, भारतीय संस्कृति और सामाजिक समरसता, तो मैं ना नहीं कर सकता। आज मैं जिस तरह के लोगों को यहाँ देख रहा हूँ वो भी बहुत विस्मित करने वाला है। एक तरफ नई पीढ़ी के ये करीब 150 छात्र छात्राएं, बुजुर्गों की पूरी कतार जो अर्जुन सिंह जी के सेनापति रहे हैं, और हमारे मित्रों में सुरेंद्र माला जी और ऐसे लोग जिन्होंने रीवा से किसानों की आवाज उठाई, मजदूरों की आवाज उठाई, नौजवानों की आवाज उठाई। एक पूरा संगम सा है, जैसे बगल में इलाहाबाद में संगम है, वैसे ये सभा भी एक संगम है। इसीलिए मैं आज सभी को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। अगर स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी आज होते तो आप लोगों की पीठ थपथपाते कि आपने एक मिनी मध्य प्रदेश को यहाँ इकट्ठा कर दिया। लेकिन सबसे पहले तो मैं विद्यार्थियों को कहना चाहूँगा कि चूंकि आप यहाँ के विद्यार्थी हैं, इसलिए यहाँ का अनुशासन आपको मानना ही है। तो वक्ता कोई जाना पहचाना हो ना हो, आपका आने का मन हो ना हो, आपको आना ही पड़ेगा। विषय जैसा भी हो, घंटा 1.5 घंटा आपको देना पड़ेगा। तो हम भी आपकी तरह से कभी विद्यार्थी थे। तो जब हम विद्यार्थी थे तो ऐसी समस्या का जब सामना करना पड़ता था, उसका एक छोटा सा समाधान निकाला था, आपको भी हम बताना चाहेंगे। मैं जहां पढ़ता था उसका नाम था सेंट्रल हिंदू स्कूल काशी में। आपको देख के मुझे लगा कि आप सब हाई स्कूल के विद्यार्थी होंगे, लेकिन हमको वाइस चांसलर साहब ने बताया, प्रोफेसर पाठक ने, ज्यादातर आप में से लॉ के विद्यार्थी हैं, कानून के, और कई कंप्यूटर के विद्यार्थी। कानून वाले हाथ उठाएंगे जो लॉ के विद्यार्थी हैं, कानून वाले विद्यार्थी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपको मालूम है कि गांधी जी ने भी कानून की पढ़ाई की थी, जवाहरलाल नेहरू ने कानून की पढ़ाई की थी, लेकिन जिसने कानून की पढ़ाई से अपनी जिंदगी बदल दी उसका नाम था बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कंप्यूटर वाले विद्यार्थी हाथ उठाएंगे, कंप्यूटर वाले विद्यार्थी, काफी विद्यार्थी कंप्यूटर के। आप 21वीं शताब्दी के नायक नायिका हैं। जो विषय मैं पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं समाजशास्त्र, उसकी तुलना में कंप्यूटर बहुत बहुत आगे का विषय है। तो आपका भी भविष्य सुरक्षित है और आप धन्यवाद दीजिए रीवा के आचार्यों को, विश्वविद्यालय को और भी बहुत सारे लोगों की इतनी अच्छी पढ़ाई का इंतजाम रीवा में चल रहा है।
बहुत से भारत के जिले ऐसे हैं, भारत में 766 जिले हैं जहाँ बहुत से जिलों में कंप्यूटर की पढ़ाई, कानून की पढ़ाई की व्यवस्था अभी भी नहीं है। और जैसी शिक्षा नीति चल रही है, शिक्षा व्यवस्था चल रही है, उससे लगता है कि अब सरकार शिक्षा से पीछे हट रही है और निजी पूंजी को शिक्षा में बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आने वाले समय में पढ़ाई महंगी हो जाएगी, और जब महंगी हो जाएगी तो जैसा हमारा समाज है, घर में अगर 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, और पढ़ाने की क्षमता माता पिता की एक ही की है और दोनों ने अच्छा नंबर पाया है, तो कौन आगे जाएगा या जाएगी, लड़का की लड़की? इतने लोग समझते हैं कि लड़की को मौका दिया जाए, वो लड़के को कहा जाए कि घर रहो, ये बहुत समझदार लड़की है, और आगे वाले तो और समझदार है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी भी लड़कों का ज्यादा महत्व है। यहीं से मैं आपकी बात शुरू करना चाहता हूँ, हमारी संस्कृति और हमारी समरसता। लेकिन जो हमको आपको नियम बताना था आपकी रक्षा का, वही बता दें। हम जब विद्यार्थी थे वैसे मौके बेमौके व्याख्यान होता था और सब लड़के लड़कियों को लाइन लगा के बैठना पड़ता था। बीच में टीचर आके कहते थे आपस में बात मत करो, और जो व्याख्यान देने आते थे बड़े बड़े विद्वान होते थे, वो शुरू करते थे संस्कृत में, फिर चले आते थे अंग्रेजी में। हमारी मातृभाषा भोजपुरी थी, हिंदी समझ लेते थे, लेकिन संस्कृत समझना मुश्किल, अंग्रेजी समझना बहुत मुश्किल। लेकिन बैठे रहना पड़ता था, बर्दाश्त करना पड़ता था। और बोलने वालों को लगता था कि श्रोता जो विद्यार्थी हैं वो दोनों कान खोल के सुन रहे हैं। होता ऐसा नहीं था, हम लोग सुनना नहीं चाहते थे। तो जब ज्यादा समस्या होने लगती थी तो हम लोग पीछे बैठते थे, आप में से पीछे वाले बैठे हुए हैं, और वहां से ताली बजाने लगते थे, जिससे कि श्रोता अपना भाव बता दे कि गुरु जी अब बोलना बंद करिए। लेकिन जब ताली बजती है तो आपको मालूम नहीं कि श्रोता को क्या समझ, वक्ता को क्या समझ में आता है। ताली बजती है तो वक्ता को लगता है कि आप हमारी बात अच्छी लगी, हम और बोलेंगे, तो वो दवा उल्टी पड़ जाती। लेकिन मैं चूंकि उस जमात का था जहाँ ताली बजा के हम लोग वक्ता को भगा देते थे, तो जब आप हमारी बात खराब लगने लगे तो ताली बजाना शुरू कर दीजिए। लेकिन मैं आपसे वादा ये करता हूँ कि आज अर्जुन सिंह जी की याद में जो हम लोग संवाद के लिए आए हैं, इसमें 2 हिस्सा रहेगा। आधा समय हम अपनी बात कहेंगे, लेकिन आधा समय कुलपति जी की अनुमति से हम सवाल जवाब के लिए भी रखेंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति का और भारतीय समाज का जो आज चेहरा है उसके बारे में कई गर्व करने वाली बात है और कई चिंताजनक बात है। गर्व करने वाली बात यह है कि विदेशी राज से तो बहुत देश आजाद हुए, लेकिन अधिकांश देश अपनी एकता को बचा के नहीं रख पाए। जैसे हमारा ही एक हिस्सा था जो पाकिस्तान बना, लेकिन पाकिस्तान बना 1947 में, भारत भी बना 1947 में। भारत तमाम आंदोलनों के बावजूद, इसमें से एक आंदोलन के समाधान में अर्जुन सिंह जी का भी योगदान था, अभी भी एक देश है पाकिस्तान। 2 देश हो गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। हमारे बगल में एक देश है इंडोनेशिया। आजाद तो हुआ एक देश, लेकिन 2 टुकड़ा हो गया, ईस्ट तिमोर, इंडोनेशिया। एक और देश था युगोस्लाविया। देखते देखते युगोस्लाविया के 5 टुकड़े हो गए, अलगाववाद। आजादी के बाद भारतीय राजनीति ने अलगाववाद का सामना किया और यहां से लेकर के नागालैंड तक और दूर दक्षिण भारत तक जो अलगाववाद की आंधियां चल रही थी उनका समाधान किया। और जिस पीढ़ी ने उसका समाधान किया उसके नायकों में अर्जुन सिंह जी भी थे, इसलिए उनके प्रति श्रद्धा प्रकट करना हमारा धर्म होता है कि एक देश बना रहा है। दूसरा जो गर्व करने का प्रश्न है वो है कि हमने अपने समाज में जो पिछले जमाने से चले आ रहे अन्याय थे, उन अन्यायों में से राजनीतिक अन्याय का समाधान किया।
राजनीतिक समानता पैदा की। एक व्यक्ति एक वोट, ये कानून के विद्यार्थी ज्यादा जानते हैं कि हमने राजनीतिक समानता का समाज बनाने का सपना देखा और पिछले 75 साल में और सब अच्छा बुरा होता रहा, लेकिन समय पर चुनाव होते रहे और चुनाव में जो हार गए उन्होंने जीतने वाले को माला पहनाई, शुभकामना दी और शांतिपूर्ण सत्ता परिवर्तन का राजनीतिक कौशल भारत की जनता ने सीखा। लोकतंत्र ये भारत की दूसरी उपलब्धि है, जिसके लिए हमें राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, आजाद, नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राम मनोहर लोहिया और उसके बाद की पीढ़ी के लोगों को बधाई देती। चाहे वो जिस पार्टी में थे, इमरजेंसी को छोड़ के 19 महीने लोकतंत्र को लेकर के पूरे देश में एकता थी, समता थी, समरसता थी। एक और तीसरी बात हुई है भारत के विद्यार्थियों, हम जब विद्यार्थी थे तो भाषा को लेकर बड़ा झगड़ा था। दक्षिण भारत के लोग ये समझते थे कि आजादी के बाद लोकतंत्र आएगा, लोकतंत्र में संख्या बल चलेगा। संख्या की दृष्टि से भारत की तमाम भाषाओं में हिंदी भाषी लोगों की अपार संख्या है। लगभग 40% लोग हिंदी बोलते हैं, 60% लोग हिंदी समझते हैं, तो राज हिंदी वालों का आएगा। तो दक्षिण भारत में बड़ा डर था कि सब सरकारी नौकरियां, उच्च प्रशासन पद, राजनीतिक नेतृत्व सब उत्तर भारत वाले कब्जा ले लेंगे, हिंदी वालों का साम्राज्यवाद आ जाएगा। लेकिन 75 साल बाद पीछे मुड़ के देखने पर लगता है कि उसका भी समाधान किया और हमने, भारत के लोगों ने, यूरोप में मॉडल था एक भाषा एक देश, हमने एक दूसरा मॉडल दुनिया को दिया है कई भाषा एक देश, बहुभाषी राष्ट्रीयता, मल्टीलिंगुअल नेशनलिटी। ये भी हमारे पुरखों का आविष्कार है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का योगदान है, जिसने अंग्रेजी राज में ही अपनी राज्य की इकाइयों को उड़िया, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ के आधार पर राज्य की इकाइयां बनाई। तो जब देश आजाद हुआ तो भाषाई पुनर्गठन कर दिया। तो हमने दुनिया को चौंका दिया है कि दुनिया में अभी तक राष्ट्रीयता का आधार एक धर्म एक भाषा होती थी। जर्मन राष्ट्र का निर्माण बिस्मार्क में जर्मनी बोलने वाले जितने छोटे छोटे सूबेदार थे सबको इकट्ठा करके एक जर्मनी देश बनाया था, भाई एक भाषा एक देश बना दो। फ्रांस, नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रेंच बोलने वाले जितने छोटे छोटे टुकड़े थे सबको इकट्ठा किया और फ्रांस राष्ट्र बन गया। इटालियन बोलने वालों का एक देश बना इटालियन। लेकिन ऐसा बाद में नहीं हुआ, क्योंकि बाद में ऐसे देशों को अपना राष्ट्र बनाना था जिसमें भाषाओं की विविधता थी। तो या तो मजबूत भाषा कमजोर भाषा को गुलाम बना देते और या सभी भाषाओं का सम्मान करते। आज भारत की संसद में तमाम भारतीय भाषाओं में सम्मान से बोला जाता है और कोई अपने को बहिष्कृत महसूस नहीं करता। तो हमने दो सवालों को सुलझाया, एक तो जात की छुआछूत और एक भाषा की छुआछूत। और आज भारत के सिनेमा में गैर हिंदी भाषी, भारत की संसद में गैर हिंदी भाषी, आज भारत का प्रधानमंत्री हिंदी भाषी नहीं है, कल भी नहीं था, परसों भी नहीं था। सरदार मनमोहन सिंह की मातृभाषा पंजाबी, श्री नरेंद्र मोदी की मातृभाषा गुजराती, श्री देवगौड़ा की मातृभाषा कन्नड़, लेकिन प्रधानमंत्री बनने में उनकी मातृभाषा का हिंदी न होना बाध्य नहीं बना। और हिंदी भाषियों को सलाम करना चाहिए कि उन्होंने अन्य भारतीय भाषाओं के बोलने वालों को अपना बना के रखा। इसीलिए हिंदी मीडिया, हिंदी सिनेमा में ये जो सुपरस्टार हुए ज्यादातर गैर हिंदी भाषी, और हमने उनका सिनेमा इसलिए बहिष्कार नहीं किया कि उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं। तो हम लोगों ने वैजयंती माला और रेखा से लेकर दीपिका पादुकोण को अपनी हीरोइन माना, जबकि उनकी मातृभाषा मराठी, तमिल, मलयालम वगैरह थी। ये भारत की संस्कृति की खूबी है, भारत की राजनीति की खूबी है। अभी हमको एक सवाल सुलझाना बाकी है। हमने बहुजातीय समाज बना लिया। आज से 100 साल पहले अगर आप होते तो अगल बगल बैठना बड़ा मुश्किल था। अगर मेरी जाति
अछूत जाति होती तो हमारा किसी ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, यादव, गुर्जर के बच्चे के साथ बैठना मुश्किल होता। अगर बच्चा बैठना भी चाहता तो समाज उसको बैठने नहीं देता। आज आपके बगल में जो बैठा है या बैठी, उसकी जाति आपको मालूम है? नहीं मालूम। इतना ही मालूम है कि आप उसके दोस्त हैं, वो आपकी दोस्त है। जाति विहीनता का जो निर्माण हुआ है, ये पिछले 100 साल की सामाजिक तपस्या का परिणाम है, उदारता का परिणाम है, संघर्ष का परिणाम है, संकल्प का परिणाम। अभी इसमें और आगे जाना है। अभी भारतीय संस्कृति की समरसता में 5 बाधाएं हैं। इसका किसी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, इसका किसी विचारधारा से कोई रिश्ता नहीं है। ये हमारे संस्कृति का जो इतिहास है उससे रिश्ता है। कभी ये परंपराएं आ गई, अब वो जाने का नाम ही नहीं लेती। उनका समाधान करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जितनी दवा करो उतनी बढ़ती जाती है। अभी भी भारत के कई गांवों में, खासतौर पर दक्षिण भारत में, 2 गिलास का सिस्टम है। 2 गिलास। ये 2 गिलास क्या है? गांव के चाय की दुकान पर 2 तरह की गिलास है। एक गिलास सवर्णों के लिए और एक गिलास दलितों के लिए। एक इलाका है मीनाक्षीपुरम, वहां कुछ दिनों पहले खबर आई कि वहां के दलितों ने धर्म परिवर्तन कर दिया। किस धर्म को अपनाया बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया। हिंदुस्तान की संसद में शोर मचा। तो सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल मीनाक्षीपुरम के गांव में गया, उन लोगों से मिला जिन्होंने दलित होने का लांछन झेलते झेलते धर्म परिवर्तन का फैसला किया। और जो कानून के विद्यार्थी हैं वो आपको बताएंगे कि हमारे स्वराज की परिभाषा में धर्म का भी स्वराज है कि जो धर्म हम चाहें अपना सकते हैं, कि नहीं? कानून वाले विद्यार्थी बताओ। राइट टू रिलीजन है कि हमारे माँ बाप का धर्म कुछ भी हो, हम चाहें तो अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जब धर्म परिवर्तन होता है तो बहुत तनाव हो जाता है। लगता है कि हमारा धर्म खतरे में है। इस्लाम, ईसाइयत, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। तो ये एमपी लोग जब वहां गए और उस टोले में गए जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, तो उसके एक समझदार बुजुर्ग ने कहा कि आपसे हमको बहस नहीं करनी, आपकी चिंता वाजिब है, लेकिन चलिए हम आपको चाय पिलाएंगे। और सभी सांसदों को, कई थे 8-10 हर दल के थे, चाय की दुकान पर ले गए और कहा भैया चाय पिलाना है। इनको तमिल में कहा उन्होंने। चाय आई तो चाय 2 गिलास, 2 तरह के गिलास में आई। सांसदों के लिए एक तरह के गिलास और जो बुजुर्ग ले गए थे उनका गिलास अलग था। उन्होंने कहा कि चाय पीजिए। जब चाय पीने लगे तो कहा कि ऐसा करिए कि इनसे कहिए दुकानदार से कि जिस गिलास में उन्होंने आपको चाय दी है उसी गिलास में हमको भी दे दें। उन्होंने कहा सांसद महोदय ने, भैया इनको भी दे दो। लो भाई गिलास ले लो, तुम्हारी गिलास वहां रखी। गिलास की एकता नहीं हुई है तो मनुष्यों की एकता कैसे हो? उसने कहा कि सारे हिंदुस्तान के नेता यहाँ आए हुए हैं और वो चाय की एकता नहीं कर पा रहे हैं। दुकानदार से कहा तो कहा कि अगर हम एक ही गिलास में दोनों को चाय देंगे तो कल से हमारी दुकान बंद हो जाएगी। वो काम अभी अधूरा है। वो काम अर्जुन सिंह जी की पीढ़ी करना चाहती थी। जैसा यहाँ कहा गया कि अर्जुन सिंह ने अपने जीवन में दलित और सवर्ण का भेदभाव नहीं किया, लेकिन कई सपने ऐसे होते हैं जो हम पूरा नहीं कर पाते और चलते समय अपने बाद की पीढ़ी को सौंपते हैं। भारतीय समाज में जाति के सवाल पर ढीलापन तो आया था, लेकिन हर चुनाव के बाद हमारे ऊपर जाति की लगाम थोड़ी और कस जाती है। 67 के चुनाव में जाति कम थी, सेवा ज्यादा थी। 77 के चुनाव में जाति कम थी, संघर्ष ज्यादा था। 84 के चुनाव में जाति कम थी,
कुर्बानी और त्याग रूपी इंदिरा जी की हत्या हो गई थी। लेकिन 89 के बाद से 2022 के बीच में समाजशास्त्र के विद्यार्थी के नाते हमको आपको ये बताते हुए अफसोस होता है कि हर चुनाव के बाद जाति और धर्म का पड़ला भारी और राष्ट्र और संविधान का पड़ला हल्का होता है। और ये हमारी अपनी पीढ़ी का दोष है, असफलता है। अर्जुन सिंह जी की पीढ़ी की असफलता है। उनके देखते देखते ये भारत बदला और कुछ मानने में बिगड़ा। अर्जुन सिंह जी अगर होते तो आज आपसे यही कहते कि नई पीढ़ी के विद्यार्थियों, नई पीढ़ी के भारतीयों, इस अधूरेपन को दूर करना हमारे बस का नहीं था। आप इसमें लग जाए। असल में भारतीय संस्कृति एक आत्म परीक्षा के दौर से गुजर रही है। तो जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ समरसता में 5 बाधाएं थी। कुछ बाधाएं हमारे पहले के बुजुर्गों ने अपने संकल्प से, अपने संघर्ष से, अपनी सकारात्मकता से दूर किया। कुछ अभी बचा हुआ। पहला मामला था देशी विदेशी का। भारत के लोग विदेशी राज के 200 वर्ष से गुलाम थे और भारत की संस्कृति में परिवर्तन का एक प्रवाह था। उसको हमारे दोस्त सोशियोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, कभी हमारे विद्यार्थी भी थे। हम लोग उसमें थे पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन। भारत के हर इलाके में परिवर्तन की एक हवा चल रही थी, जो कहा गया पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन। और कहा गया कि जो भी श्रेष्ठ है वो सब पश्चिम में है, हमें उनके जैसा बनना है। नतीजा क्या हुआ कि दिमागी गुलामी आ गई, राजनीतिक गुलामी आ गई, आर्थिक गुलामी आ गई और सांस्कृतिक गुलामी आ गई। भारत के स्वराज आंदोलन पश्चिमीकरण का प्रतिरोध था और ये प्रयास किया गया रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, गांधी द्वारा और उसके बाद के लोगों द्वारा कि दुनिया में जो अच्छा है, ज्ञान विज्ञान में, टेक्नोलॉजी में, राजनीति में, अर्थनीति में, वो तो हम लेंगे क्योंकि वो मानव जाति की विरासत है। लेकिन जो हमको दबाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उसको हम छोड़ेंगे। तो हमने पश्चिम का ज्ञान विज्ञान लिया, पश्चिम के राजनीतिक आविष्कारों को स्वीकार किया, लेकिन पश्चिम की जो बौद्धिक दबंगई थी उससे इनकार किया और इन विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ जहां पर भारतीय अस्मिता को परिभाषित किया गया। और उसका परिणाम हुआ कि भारत में एक बौद्धिक स्वाभिमान जागा और विवेकानंद से लेकर के और कल तक के नेताओं तक उस स्वाभिमान की तलाश में उन्होंने नई पीढ़ियों को पढ़ाया। तो ये एक बड़ी बाधा थी भारतीय संस्कृति में, विदेशी ताकतों के प्रति हीन भावना। अभी भी वो कुछ कायम है। कुछ लोग ये समझते हैं, ग्वालियर में तो नहीं, रीवा में नहीं, लेकिन बंबई में, दिल्ली में, बंगलोर में, हैदराबाद में, कि अगर स्वर्ग कहीं है इस धरती पर, जहांगीर नाम का बादशाह था, वो गया कश्मीर और कश्मीर की खूबसूरती देख के उसने कहा कि अगर स्वर्ग कहीं है तो यही है, यही है, यही है। लेकिन जहांगीर का अब राज नहीं है। भारतीय मध्यम वर्ग को क्या लगता है कि स्वर्ग अगर कहीं है तो वही है, वही है, वही है। कहाँ है? आपसे पूछता हूँ, कहाँ है? श्रीलंका में है? नहीं। आप में से कितने लोग नेपाल जाना चाहेंगे बसने के लिए? नहीं। आप में से कितने लोग अफगानिस्तान जाना चाहेंगे? अगर आप अमेरिकी दूतावास के बाहर खड़े हो जाइए, सवेरे 7 बजे से लाइन लग जाती है अमेरिका और कनाडा जाने की। और पंजाब के तो नौजवानों का सपना ही है कि जिए कहता तो हम भारत में, लेकिन मरे जाकर के कनाडा में। अगर कहीं स्वर्ग है तो अमेरिका में है, अमेरिका में है, अमेरिका में। भारत के राजनीतिज्ञों का, भारत के विद्वानों का, भारत के वकीलों का, भारत के डॉक्टरों का एक पैर तो दिल्ली में है, देहरादून में है, हैदराबाद में है, दूसरा पैर यानी नई पीढ़ी बाहर है। और इसमें उनको बड़ा गर्व है। एक भारत छोड़ो आंदोलन चला 1942 में, से अर्जुन सिंह ने हिस्सा लिया। आगे छोड़ो, एक दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन आजकल चल रहा है जिसमें संपन्न वर्गों के लोग
IIT के लोग, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लोग, यूनिवर्सिटियों के पढ़े लोग भारत छोड़ने के लिए भगदड़ मची हुई। 2.5 करोड़ लोग भारतीय हैं और विदेशों में बसे हुए हैं। अब तो भारत की राजनीति में भी विदेशों में बसे हुए भारतीयों का दखल देश में रहने वाले भारतीयों से ज्यादा हो गया है। उनका चंदा आता है, उनका अप्रूवल आता है, उनकी पैरवी आती है, और खाली पुरानी पार्टियों का नहीं है। हमारी पार्टी, 2 बड़ी पार्टियां हैं देश की। हाँ, कुलपति जी ने मना किया था कि पार्टियों पर चर्चा मत करें, कभी हम रोक देते हैं, इशारे में खा लिए गए कि 2 बड़ी पार्टियां हैं, दोनों के बड़े नेता और उनके कार्यकर्ता रीवा में आके भाषण में तो चर्चा नहीं करते, लेकिन जब विदेश में जाके भाषण करते हैं, स्टैनफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, तो बड़ी चर्चा होती है कि हमारे नेता वहां कहते, देखो ये भाषण दिया, ये वीडियो देखो और यूट्यूब पर फॉरवर्ड करो। हम विदेश उन्मुख हो गए। 200 बरस राष्ट्रीय आंदोलन ने हमको स्वदेश के प्रति जागृत किया और स्वदेशी में हमको गौरव हुआ। खादी में, गांव में हमको स्वाभिमान मिला और उससे आजादी की लहर चली। तो एक बड़ी भाषा, एक बड़ी समस्या हमारी संस्कृति में पश्चिमीकरण की थी। 75 साल में अब हम पश्चिमीकरण के मोह से काफी कुछ मुक्त हो गए। दूसरी समस्या थी जो भारत की ने पूरी मानव सभ्यता की है, औरत और मर्द का भेद। भारत में आजादी के बावजूद स्त्रियों के साथ भारत का पुरुष अन्याय कर रहा है। पारिवारिक हिंसा से लेकर के बस में, दफ्तर में, ट्रेन में, अस्पताल में औरत होने की सजा की जाती है। और भारत की औरतें क्या कहती हैं? अगले जन्म में है बिटिया ने की। इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए इंग्लैंड जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए चीन जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हम जिम्मेदार है, भारत के पुरुष। और इसका समाधान गांधी ने निकाला था, नर नारी समता, अहिंसा। अगर भारत का पुरुष ये कसम खा ले कि जिंदगी में चाहे जो हो जाए हम औरत पर हाथ नहीं उठाएंगे, तो भारतीय संस्कृति में समरसता का एक बहुत बड़ा अध्याय लिखा जाए। लेकिन हमको करना नहीं है, तो वो काम बाकी है। औरत के प्रति अपनत्व, आदर, सम्मान और मानवीयता का भावना। और अर्जुन सिंह की पीढ़ी में इस पर बड़ा काम हुआ। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला किया कि जहां औरत और मर्द साथ काम करते हैं वहां एक कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट बना दी जाए। राजा अवधेश सिंह विश्वविद्यालय में भी कमेटी है, क्योंकि औरत होने का मतलब अपनी प्रतिष्ठा से, अपने सम्मान से समझौता करना। और जब कोई औरत शिकायत करती है अपने घर में किसी दुर्व्यवहार की, परिचित और अपरिचित वाला, तो लोग कहते हैं बिटिया चुप हो जाओ, लोग हंसेंगे, तुम्ही को दोष देंगे कि तुमने लाल कपड़ा क्यों पहना था, तुम हंसी क्यों, तुम उसके पास गई क्यों। अरे पाप उसने किया, प्रायश्चित वो करेंगे, हम करेंगे, लेकिन हमको इसके लिए एक अलग तरह की चुप्पी की संस्कृति में रहने को विवश किया। अच्छी बात यह है कि अर्जुन सिंह की पीढ़ी में जो काम हुआ, लोकतंत्र निर्माण का, राजनीतिक नवजागरण का, और इंदिरा गांधी जैसी महिला का 16-17 साल का नायकत्व, आज हिंदुस्तान की औरत चुप रहने को तैयार नहीं है। और इसीलिए यहां से लेकर वहां तक मामले आ रहे हैं और उनको सुलझाना हिंदुस्तान की मर्दों की जिम्मेदारी। और इसमें भारतीय संस्कृति की जो पुरानी विरासत है, द्रौपदी वाली, सीता वाली, कपड़े किसके उतारे गए? झगड़ा था तो तुम युधिष्ठिर का कपड़ा उतार, अर्जुन का उतार, भीम का उतारते, तुमने द्रौपदी को अपमानित किया। और आज तक भारतीय संस्कृति का वो अध्याय कलंक का अध्याय है कि वो जो हुआ, जिसमें भीष्म पितामह भी चुप रहे, युधिष्ठिर भी चुप रहे, आगे अगर ऐसा मौका है तो हमको चुप नहीं रहना। औरत चाहे जिस घर की हो, अगर हमारे सामने उसके साथ अन्याय हो रहा है तो हमको बोलना है कि हिंदुस्तानी संस्कृति का तकाजा होना है। दूसरी समस्या भारतीय संस्कृति में समरसता की है, जाति को लेकर के। और जाति के बारे में वेदों में जिक्र नहीं था, लेकिन पता नहीं कहां कब आई और बिना बुलाए आ गई और जाने का नाम नहीं देती।
जाति बहुत बड़ी बीमा कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है। थाने में जाइए, आपका मामला नहीं सुना जा रहा, पता लगाइए, अपनी बिरादरी का कोई मिल जाए, दरोगा, डीआईजी, आईजी, काम बन जाएगा। दफ्तर में जाइए, कोई सुन नहीं रहा है, पता लगाइए अपनी जात वाले, पहले अपने इलाके वाले। जैसा आपने कहा ना कि अर्जुन सिंह जी के दफ्तर में जाइए और बघेली में बोलिए तो सब दरवाजा खुल जाता है। तो भाषा की एकता भी बड़ी जबरदस्त एकता है, लेकिन अगर भाषा सबकी एक हो तो उसमें जात काम आती थी। अर्जुन सिंह नहीं मानते तो न माने, ज्यादा लोग तो मानते हैं, और उसका बड़ा लाभ भी होता है। पैदा होने से लेकर मरने तक जो संस्था काम आ रही है आज भारत में, वो नागरिकता नहीं है, वो जाति है। तो जब तक जाति काम की चीज रहेगी तब तक वो चलती रहेगी, चाहे गांधी जी मना करें, चाहे कबीर बाबा मना करें, चाहे गुरु नानक मना करें। ये भी काम अधूरा है और आपकी पीढ़ी को पूरा करना। कोशिश करिए कि आपके जो निकटतम मित्र हैं वो अन्य जातियों के भी हों, अन्य धर्मों के भी। बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुश्किल अगर न होता तो भारत की आजादी कैसे मिलती। भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद अब सामाजिक स्वतंत्रता का काम करना बाकी है, जाति का। हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जाति तोड़ो सम्मेलन ही चला दिया, लेकिन जैसे जैसे समाजवादियों को वोट मिलने लगा, वो जाति तोड़ो की बजाय जाति जोड़ो सम्मेलन करने लगा। नाम है समाजवादी पार्टी, लेकिन अंदर क्या है, किसी बच्चे से पूछे बता देगा कि इस पार्टी